हेलो दोस्तों, इमोशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो में हम लोग रहमान सर के द्वारा तैयार किया गया दरोगा प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो इसका हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को रूस से लिया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। अगर बात करें यूएस से, अमेरिका से, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना, ये सभी चीजें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है और चीन से कुछ भी नहीं लिया गया। अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है, यह कब लागू किया गया था? अनवरत योजना को 1978-80 में लागू किया गया है। 2 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। और खान सर और ज्ञान बिंदु के दरोगा का सेट अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे 4 नंबर, भारत के विदेशी विनियमन संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक होता है। तो 4 नंबर इसका सही उत्तर है, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखिए 5 नंबर है, भारत में शेयर बाजार के कार्य प्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में कौन करता है? तो शेयर बाजार के कार्य प्रणाली का विनियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा, सेबी। और सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया है। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम को 1949 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में पारित किया गया है। आगे देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें चुनना है कौन सा कथन है जो सत्य है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन करता है। तो ये दोनों कथन है जो सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर, कान में तेल डालकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी कान में तेल डालकर सो गया हम लोग कहते हैं, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा निश्चिंत होकर बैठ जाना। तो 3 नंबर सही है। आगे देखिए 9 नंबर, मनोयोग में कौन सी संधि का उपयोग किया गया है? तो इसमें मनोयोग में विसर्ग संधि का उपयोग किया गया है, 1 नंबर सही है। आगे देखिए 10 नंबर, अब से बिहार दरोगा में इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया है, तो एक आध 2 प्रश्न इंग्लिश का भी रहेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डैश कम्युनल हार्मोनी। तो इसका इसमें फिलिंग द ब्लैंक में भराएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेंटेन, 2 नंबर सही है। आगे देखिए 11 नंबर में, हाफ वे ब्लैंक्स द 2 टाउन्स देयर वाज अ माउंटेन विच हैड टू बी क्रॉस्ड। इसमें आपका भरा जाएगा बिटवीन। आगे देखिए 12 नंबर में कहा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और अगर हम बात कर ले कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया, तो इसकी स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। लेकिन पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर क्रूप को दिया गया था। आगे 13 नंबर, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 2 नंबर सही है। 21 मार्च 22 मई को प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। OPCW का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म होता है रासायनिक हथियार निषेध का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में पड़ता है, 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर में कहा गया कि तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बन गया, तो 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वाधिक धान एवं गेहूं रोहतास में होता है, तो बिल्कुल सही है। सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है, यह भी सही है। सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार में होता है, तो यह भी सही है। तो इसमें से तीनों कथन सही हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर में कहा गया है कि बिहार की महिला साक्षरता प्रतिशत 2011 का जनगणना के अनुसार क्या है? तो बिहार में महिला के साक्षरता प्रतिशत 51.5% है, 2 नंबर सही है। अगर यही पुरुषों का पूछता तो पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 71.2% हो जाता। 2011 के जनगणना के तहत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा बिहार, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद
214 में किया गया है, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो धुंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सिफारिश किया था, बिल्कुल सही है। और लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को सौंपता, या फिर लोकसभा अध्यक्ष यहाँ भी कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, तो इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति हो या फिर लोक लेखा समिति हो, इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 3 नंबर सही हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति में कुल लोकसभा के 30 मेंबर होता है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष, देखिए वैसे तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 3 नंबर सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे दिया गया 24 नंबर में कि विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम में सही कौन है? तो पहले उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति, नहीं जी बिल्कुल गलत है। राज्यपाल फिर उपराष्ट्रपति, नहीं ये भी नहीं होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब किया गया? तो सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया था, 1 नंबर सही हो जाएगा। 1993 राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन 1993 में किया गया था, लेकिन राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 के 1 में किया गया है, 2 नंबर सही है। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख का वर्णन अनुच्छेद 167 में किया गया, तो 1 नंबर सही है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 162 का, तो अनुच्छेद 162 में राज्य के कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में कहा गया है, और अनुच्छेद 164 में मंत्रिमंडल से संबंधित उपबंध दिया गया है। आगे देखिए 28 नंबर, केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए पूंछी आयोग का गठन कब किया गया था? पूंछी आयोग का गठन 2007 ईस्वी में केंद्र और राज्य के बीच संबंध के समीक्षा के लिए किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कि इसमें से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, बिल्कुल गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो इसमें से 50 मेंबर का समर्थन होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में कहा गया कि भारत की पहली महिला एडीसी कौन बने? एडीसी मतलब स्क्वाड्रन लीडर, तो भारत की पहली महिला एडीसी मनीषा पांडे बनी है और यह उड़ीसा की रहने वाली है, तो 2 नंबर सही है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, यह नाम आप लोगों को शायद याद होगा कि ये काफी चर्चे में रही है, या रील हो या फिर जो भी हो चर्चा में है, तो इसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन 2 सही है। अब आपको याद आ गया हो कि यह चर्चा में क्यों है और यह चर्चा में क्यों है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिक्की के महासचिव वर्तमान में कौन है? तो देखिए फिक्की के अभी वर्तमान में महासचिव हो जाएगा ज्योति विज अभी वर्तमान में फिक्की के महासचिव है, तो ऑप्शन में कोई नहीं है इसका, तो इसको लिख लीजिएगा ज्योति विज। आगे देखिए 34 नंबर में है कि ई सार्स ऐप किसने लॉन्च किया? ई सार्स एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला 35 नंबर, डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ? डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्ध अभ्यास भारत और यूएई के बीच में हुआ है, 1 नंबर सही है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में जकार्ता में संपन्न हुआ, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर, ईरान के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बना है? तो ईरान के नए राष्ट्रपति हाल ही में मसूद पेजिशकियान को बनाया गया है, 3 नंबर सही हो जाएगा, मसूद पेजिशकियान। आगे कहा गया है कि ईरान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को बनाया गया है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मेघना अहलावत को नियुक्त किया गया है, 2 नंबर सही है। उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया? उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, 2 नंबर सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। आगे देखिए 41 नंबर में कहा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा वह हो जाएगा 31.2%, 4 नंबर सही है। आगे है कि भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में कितना % का वृद्धि हुआ है? तो इसके साक्षरता में भारत में
8.2% का वृद्धि हुआ है, 8.2% का वृद्धि हुआ है। 43 नंबर में देखिए मिलान करना है, इसमें है कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन है, तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन डी में 4 में दिया गया जो आपको नहीं दिख रहा है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन हो जाएगा, तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश हो जाएगा महाराष्ट्र। अधिकतम घनत्व वाला जनसंख्या प्रदेश है तो अधिकतम घनत्व वाला हो जाएगा दिल्ली, 1 नंबर होगा। आगे देखते हैं 4 नंबर ऑप्शन को। और न्यूनतम घनत्व वाला जनसंख्या प्रदेश कौन है, तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखें 44 नंबर है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो थारू जनजाति यह एक तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, या फिर अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हो जाएगा तराई क्षेत्र, 1 नंबर सही है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात हेतु निम्न में से कौन अधिक महत्व है, तो जापान में लौह अयस्क का निर्यात मार्मोगोवा बंदरगाह से किया जाता है, 1 नंबर सही हो जाएगा मार्मोगोवा। यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन करता है, तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। और यह जो जिब्राल्टर जल संधि है यह स्पेन और मोरक्को को भी अलग करता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, यानी यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहते हैं, तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, क्या हो जाएगा 3 नंबर फिनलैंड। आगे देखिए सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में लाल मिट्टी को कहा जाता है, सर्वग्राही मिट्टी हो गया लाल मिट्टी। भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंग द्वारा ऊर्जा उत्पादन करता है या उत्पादन करता है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कच्छ की खाड़ी, या फिर अगर कच्छ की खाड़ी नहीं रहे तो फिर बंगाल का खाड़ी भी आपका हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात 943 है और बाल लिंगानुपात 919 है, तो 1 नंबर सही है। 52 नंबर में दिया गया कि नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में है, नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर है कि निम्नलिखित घास के मैदान को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण नहीं, यहाँ पे दक्षिण से उत्तर होगा, यहाँ पे दक्षिण से उत्तर। तो ये जो चारों जो घास का मैदान है ये सभी जो चारों ये दक्षिण अमेरिका का ही है, लेकिन पंपास यह अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना में है। सेल्वास अमेजन बेसिन में है, अमेजन बेसिन में है। कैंपोस जो है यह ब्राजील में पाया जाता है। लानोस वेनेजुएला में है, वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। तो इसका उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका अर्जेंटीना जो सबसे दक्षिण में है, उसके बाद होगा आपका कैंपोस, उसके बाद फिर होगा आपका सेल्वास, तब लानोस। तो 4 नंबर सही हो जाएगा, सॉरी 3 नंबर होगा, 1 4 2 3। आगे देखिए 54 नंबर में है कि सोनोरन मरुस्थल कहाँ है, सोनोरन मरुस्थल यूएसए एवं मैक्सिको में है, 1 नंबर सही है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश हो जाएगा कजाकिस्तान, 1 नंबर सही हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने 78 ईस्वी में किया था, तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में किया गया था, 2 नंबर सही हो जाएगा इसका। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ, तो 4 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं तुलकाधियम ग्रंथ का संबंध किससे है, तो इसका संबंध व्याकरण एवं काव्य से है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। 59 नंबर को मिलान कीजिए, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ शासक है, तो चेर का हो जाएगा सेनगुटवन, चोल का हो गया शासक कराईकल और पांड्य का शासक को नेडुजेलियन कहा जाता है, तो इसका 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, सब आमने सामने मिलाया गया है। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ, तो मेहरौली जो है लौह स्तंभ इसका निर्माण 4वीं शताब्दी में किया गया, जो दिल्ली में स्थित है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था, मोहम्मद गौरी का संबंध कासबनी नहीं, यहाँ पे संसबनी हो जाएगा, संसबनी वंश का था, संसबानी वंश का था, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखिए 62 नंबर में है मिलान करना है, बल्लभाचार्य यूपी और राजस्थान में था। चैतन्य महाप्रभु का संबंध हो जाएगा बंगाल से, मीराबाई का राजस्थान और नामदेव का महाराष्ट्र से, इसका 1 2 3 4 सब आमने सामने है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान को कहा जाता था, 3 नंबर सही है खान। आगे देखिए दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, या तो यह दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान पूछ रहा है, या फिर इसे यूं कह सकते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, 1 नंबर सही हो जाएगा। 65 नंबर देखिएगा 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था, भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता था, 1 नंबर सही हो जाएगा, और किताब उल हिंद को अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। रहेला पुस्तक को इबन बतूता के द्वारा लिखा गया है, इबन बतूता के द्वारा लिखा गया है। तारीख यामनी
यह अल उत्वी के द्वारा लिखा गया है। तो 65 का 1 नंबर सही है। आगे देखिए 66 नंबर में कहा गया है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया। द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था 1772 में, और इसकी शुरुआत द्वैध शासन नीति की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था 1765 में। आगे देखिए अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठा सरकार के द्वारा यानी मराठों के द्वारा किया गया था। 4 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम सभी का कार्यक्रम देखते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल हो जाएगा वह हो जाएगा 1757 से लेकर 1760 तक। उसके बाद फिर आया यह 1765 से लेकर 67 के बीच में फिर बना। वेल्सी टाट 1767 से लेकर 1769 तक रहा। कार्टियर जो था यह 1769 से लेकर 1772 तक रहा। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा। तो अब क्रम वाइज इसको ठीक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 4, 3। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाला था। वामा बोधनी पत्रिका केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाला गया है। 1 नंबर सही है। अतिवादियों व उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में कौन था। तो इसका प्रमुख शिल्पी हो जाएगा एनी बेसेंट। 1 नंबर सही हो जाएगा एनी बेसेंट। आगे देखिए 71 नंबर में कहा गया है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में, और बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, और इसको रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल में 1911 में। देखिए 72 नंबर इसमें कहा गया है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है यानी असत्य है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। बिल्कुल सही है। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पारित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। यह बिल्कुल गलत है। बंगाल का शेर अपने आप को लॉर्ड वेलेजली कहता था। वेलेजली कहता था अपने आप को बंगाल का शेर। तो इसमें से 1 सही है, 2 गलत है। तो गलत को चुनना है तो 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया। संघीय संरचना का प्रस्तुतिकरण 1935 के अधिनियम से किया गया था। तो 3 नंबर सही हो जाएगा 1935। 1919 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत किया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा जिसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम लाया गया, और 1947 के अधिनियम के द्वारा हमारा देश आजाद हो गया था। आगे देखिए 74 नंबर में कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र 1 बार बने हैं, वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथिगो। यहाँ यह हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथिगो। आगे देखिए 76 नंबर में मैथ है। इसमें कहा गया कि 48,000 रुपए की राशि को 2 भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 में बांटा गया है। तो आदित्य का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए पहले अनिल और आदित्य का अनुपात 11:13 है। तो अनुपात 24 का मान दे दिया गया, यानी 48,000। अनुपात हम बना देते हैं। अनुपात 24 का मान 48,000 दे दिया गया है। तो अनुपात 1 का मान हो गया 24 दूना 48 यानी 2,000 रुपया। तो पूछ रहा किसका, आदित्य का मान। तो आदित्य का मान यानी पूछा अनुपात 13 का मान पूछा, तो 13 दूना 26,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 77 नंबर में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको करना यह है कि इसको तोड़ना है। तो देखिए हम 25 को 26 - 1 भी लिख सकते हैं, और इसका पावर 25 हो जाएगा। यानी हम 25 को 26 - 1 लिख के ऐसे पावर 25 कर दिए और भागा 26 से दे देंगे। तो जब ऐसा आ जाएगा तो इसका एक तरीका होता है कि a - 1 की पावर अगर n है और अगर a से भाग दिया जाए तब फिर आपका इसमें -1 की पावर n बचता है। तो बस कर दिए -1 की पावर n की जगह 25 है, तो आपका आ जाएगा -1। और जब ये -1 अगर आ गया माइनस में तो आपको 26 में घटा देना है। आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर प्लस आता तो इसमें जोड़ देना था। आगे देखिए 78 में कहा गया कि 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 वर्ष है और 4 मित्रों की आयु का माध्य यानी औसत 24 वर्ष है। तो चौथे मित्र का आयु पूछा है। तो देखिए 4 मित्रों का आयु का हो गया औसत 96 है और 3 का हो गया 66। तो बस 30 आपका घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे कहा गया कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% का छूट देने पर 27% का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो 10% और 14% का छूट देने के बाद अंतर जो है 27 दिया है। तो बस हम पहले परसेंटेज में अंतर निकाल लीजिए। तो 4% का अंतर बराबर 27 दिया गया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा। तो 100% के बराबर 27 बटा में 4 गुना
100, 25 चौका 100, 27 गुना 25 बराबर हो जाएगा 675। तो 4 नंबर सही है। यानी हम यहाँ पे अंतर बराबर अंतर किया, परसेंटेज में अंतर दिया गया है 4 हो गया और इसका अंतर दे दिया गया 27। 80 नंबर है रीजनिंग है, इसमें लुप्त पद को खोजना है। तो देखिए 7 यहाँ पे जोड़ दिया है, 7 4 11, 11 7 18, ठीक है। 7 6 13, 13 7 20, टी हो जाएगा। 9 7 16, 16 7 23, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हो तो 81 में बताना है कौन सा कथन है जो सत्य है। तो विद्युत ऊर्जा को किलोवाट में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये दोनों कथन है जो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन सही है। न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होता है, तो बिल्कुल सही है। भारत ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है और इसमें दिशा और एवं परिणाम दोनों होता है, तो बिल्कुल सही है। आपका दोनों कथन है जो सही है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील होगा, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 84 में पूछा गया है कि घड़ी में कौन सी ऊर्जा भंडारित होता है, तो घड़ी में स्थितिज ऊर्जा भंडारित होता है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला है 85 नंबर, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा प्रभावित होता है। जब कांच से वायु से कांच में गुजरेगा तब इसमें तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए कि 86 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है, तो आपको चारों ऑप्शन में से आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, 4 नंबर हो जाएगा आर्सेनिक। फैराडे के नियम का संबंध किससे है, तो फैराडे के नियम का संबंध विद्युत अपघटन से है, 1 नंबर हो जाएगा विद्युत अपघटन। आगे 88 नंबर, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किन्हीं भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूट्रॉन। इसका न्यूट्रॉन सही उत्तर है। आगे देखिए 89 नंबर, आइसोटोन क्या होता है, तो आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है उसे आइसोटोन कहते हैं, तो 2 नंबर सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 90 नंबर में देखते हैं हम लोग, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है CHCl3, 3 नंबर सही है। 91 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन एक सहसंयोजी का यौगिक का उदाहरण है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे 92 नंबर में निम्नलिखित में कौन ईंधन तत्व नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में से हीलियम जो है आपका एक ईंधन तत्व नहीं है, यानी हीलियम से ईंधन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जंग रहित लोहा बनाने में किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 94 में मिलान करना है, नीला थोथा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, हरा कासिस, फेरस सल्फेट, चिली सॉल्टपेटर, सोडियम नाइट्रेट और कैलोमल हो जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड, तो 94 का 2 नंबर सही हो जाएगा, 3 1 4 2। आगे देखिए 95 नंबर, इसमें गुणसूत्र में है कि गुणसूत्र में क्या होता है, तो गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, 3 नंबर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल विकसित अंग है, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अपेंडिक्स, 2 नंबर सही हो जाएगा अपेंडिक्स। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, तो शरीर की विशालतम धमनी एओर्टा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा एओर्टा। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, 4 नंबर सही हो जाएगा आयोडीन। जापानी एन्फेलाइटिस का क्या कारण है, तो इसका विषाणु कारण होने वाला यह रोग है। आगे देखिए 100 नंबर, इस सेट का अंतिम प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस उम्र में लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को लगाया जाता है, 4 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और कितना आपका नंबर इसमें आता है यह भी बताएं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।